नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आपको हमारी इस पहल से काफ़ी बेनिफिट मिल रहा होगा। आज की क्लास में हम लोग एटमॉस्फेयर, वायुमंडल को डिस्कस करेंगे। वायुमंडल क्या होता है और वायुमंडल का स्ट्रक्चर क्या होता है, और साथ ही साथ वायुमंडल में हमारी कितनी लेयरें होती हैं, ये तमाम सारे इशूज हैं जिनको जो है आज के वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं एटमॉस्फेयर और पृथ्वी का वायुमंडल। पृथ्वी का वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों में से बुध को छोड़ करके लगभग सभी ग्रहों का अपना कुछ ना कुछ वायुमंडल है। बुध का कोई वायुमंडल नहीं है। इसी प्रकार से हमारे अपने सोलर सिस्टम में जो ग्रह हैं उनके चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो उपग्रह हैं, उनमें शनि के उपग्रह टाइटन को छोड़ करके अब तक किसी भी सैटेलाइट में वायुमंडल के होने की जानकारी नहीं मिली हुई है। तो बुध को छोड़ करके हर ग्रह में वायुमंडल है, और इसका मतलब है कि पृथ्वी में भी वायुमंडल है। चूंकि हम लोग पृथ्वी ग्रह के निवासी हैं और इसीलिए हमें पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में थोड़ा सा डीप में जानकारी होनी चाहिए। वायुमंडल है क्या बेटा, कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर, सपोज दैट ये अर्थ है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैसों का, धूल कणों का और जलवाष्प का एक आवरण पाया जाता है, उसी को ही वायुमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर ये जो एनवलप बना हुआ है, इसमें हमें कुछ गैसें मिलेंगी, इसमें हमें वाटर वेपर, जलवाष्प मिलेगी, और साथ ही साथ इसमें हमें डस्ट पार्टिकल मिलेंगे। यही सब मिलकर के पृथ्वी में वायुमंडल का निर्माण करते हैं। तो द एनवलप surrounds our earth, and this envelope contains different type of gases, water vapor and dust particle is known as the atmosphere of earth। जहाँ तक गैसों का सवाल है, तो आप जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78%, और इसके बाद में नाइट्रोजन के बाद में दूसरी सबसे बड़ी गैस ऑक्सीजन की मिलती है 21%। तो हमारे वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं उनमें से 99% गैसें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में पाई जाती हैं, और बाकी 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन या ओजोन जैसी गैसें पाई जाती हैं। दूसरा, हमारा जो वायुमंडल है, अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर चलते हैं तो हमारे वायुमंडल की सघनता में यानी डेंसिटी में कमी आती जाती है। यानी हमारा वायुमंडल निचले भागों में सघन है और ऊपरी भागों में विरल होता जाता है, और पृथ्वी का यह वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से लगा हुआ है। तो जैसे पूछा जाए कि पृथ्वी का वायुमंडल किसके कारण पृथ्वी से लगा हुआ है, तो आप बताएंगे कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, ये हमारा एटमॉस्फेयर पृथ्वी से लगा हुआ है। और निचले भागों में पृथ्वी का वायुमंडल सघन है। जैसे सपोज दैट ये अर्थ है, और इस अर्थ के चारों ओर ये जो एनवलप पाया जाता है, इसी को हम और आप वायुमंडल कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वायुमंडल सघन मिलेगा, डेंस मिलेगा,
और जैसे जैसे हम सतह से ऊपर की ओर चलते जाएंगे वायुमंडल हमारा विरल होता जाएगा। इसका रीजन ये है कि जो वायुमंडल के निचले भागों में गैसों के अणुओं की अधिकता होती है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस वायुमंडल के निचले भागों में अधिक होते हैं। साथ ही साथ गैसों के अणुओं के बीच की जो दूरी है, वायुमंडल के निचले भागों में गैसों के अणुओं के जो बीच की दूरी है, जिसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के नाम से जाना जाता है, वो निचले भागों में कम होती है। और जब हम पृथ्वी की सतह से जितना ऊंचाई में जाते हैं तो गैसों के अणुओं की जो मात्रा है वो लगातार कम होती जाती है, और साथ ही साथ गैसों की अणुओं के बीच की दूरी भी बढ़ती जाती है। इसीलिए वायुमंडल निचले भागों में सघन है और ऊपरी भागों में विरल है। सपोज दैट यहाँ पर गैसों के अणुओं की संख्या ठीक बेटा इतनी है, तो यहाँ पर गैसों के अणु ज्यादा होंगे। इससे ऊपर जाएंगे तो गैसों के अणुओं की संख्या में कमी होगी, और साथ ही साथ गैसों के अणुओं के बीच की दूरी भी ज्यादा हो जाएगी। अगर आप और ऊपर चलेंगे तो और ऊपर जाने पर गैसों के अणुओं की संख्या और कम हो जाएगी, और गैसों के अणुओं के बीच की दूरी और बढ़ जाएगी। अगर हम इसे A कहें, इसे B कहें, इसे C कहें, तो A में वायुमंडल ज्यादा सघन होगा, B में वायुमंडल कम सघन होगा, और C में वायुमंडल सबसे कम सघन होगा। ठीक है, तो जो डेंसिटी है वायुमंडल की ऊंचाई में जाने पर कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। और ऊंचाई में जाने पर वायुमंडल की डेंसिटी में कमी का जो मुख्य कारण है वो यही है कि ऊंचाई में जाने पर गैसों के अणुओं के कंसंट्रेशन में, सांद्रता में कमी आती जाती है, और साथ ही साथ गैसों के अणुओं के बीच की दूरी भी बढ़ती जाती है। और ये जो गैसों के मॉलिक्यूल है, या डस्ट पार्टिकल है, या जलवाष्प है, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की सतह से लगे हुए हैं, और हमारा वायुमंडल पृथ्वी की सतह से ही शुरू हो जाता है। और कुछ विद्वानों का मत है कि ये करीब 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल मिलता है। कुछ विद्वानों का मत है कि 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार मिलता है। हालांकि वायुमंडल में ऊंचाई में जाने पर 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद में जो भी हमें क्षेत्र मिलता है उसी को हम स्पेस या अंतरिक्ष के नाम से जानते हैं। और 100 किलोमीटर की ये जो लाइन है इसको करमान लाइन के नाम से जाना जाता है। तो करमान लाइन क्या होती है? पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो भाग होता है, और 100 किलोमीटर की ऊंचाई वाला जो लाइन होती है उसी को करमान लाइन के नाम से जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अंतरिक्ष की शुरुआत करमान लाइन से होती है, या करमान लाइन के बाद अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। हमारी पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 97% भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। यानी कि हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में जो भी वायुमंडल के कंपोनेंट हैं, गैसें हैं, जलवाष्प है, धूल कण है, इन गैसों, जलवाष्प और धूल कणों की कुल मात्रा का 97% 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिल जाता है। और इसके अलावा करीब 50% वायुमंडल का 50% हमको 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। तो सपोज दैट अर्थ और ये एटमॉस्फेयर वायुमंडल तो 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक
वायुमंडल का कुल 50% हमको मिल जाता है। और 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का 97% भाग हमें प्राप्त हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि 29 किलोमीटर के बाद में वायुमंडल कितना ज्यादा विरल हो जाता होगा। ठीक है, वायुमंडल में ऊंचाई में जाने पर आपने देखा कि जो सघनता है, वायुमंडल में ऊंचाई में जाने पर सघनता में कमी आती है, सघनता में कमी आती है, सघनता में कमी आती है अगर सतह से हम ऊपर की ओर चलते हैं। दूसरा अगर पूछा जाए कि घनत्व में क्या अंतर होता है, तो वायुमंडल का की जो डेंसिटी है वो भी सतह से ऊपर की ओर जाने पर कम हो जाती है। तो एक तो इसको सघनता में कमी आती है वायुमंडल से ऊंचाई में जाने पर, और दूसरा वायुमंडल से ऊंचाई में जाने पर घनत्व में भी कमी आती है। और हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो भी गैसें, धूलकण या डस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं, इन गैसों, धूलकणों और वाटर वेपर में एक भार होता है, और ये गैसें अपने भार के कारण, जलवाष्प अपने भार के कारण, डस्ट पार्टिकल अपने भार के कारण हमारे ऊपर एक प्रकार का दबाव डालते हैं। इसी को ही वायुदाब के नाम से जाना जाता है। तो वायुदाब किसे कहते हैं? वायुदाब किसे कहते हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो गैसें पाई जाती हैं, धूलकण है, जलवाष्प है, इन सब में भार होता है, और अपने भार के कारण ये हमारे ऊपर एक प्रकार का दबाव डालती हैं। इसी दबाव को ही वायुदाब के नाम से जाना जाता है। और वायुदाब का मापन बैरोमीटर से करते हैं। तो जो बैरोमीटर यंत्र है वो क्या काम करता है? वो वायुदाब का मापन करता है। मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने का यंत्र बैरोमीटर है। फिर बैरोमीटर किसी भी स्थान के वायुदाब का अगर हम मापन करें, तो अगर बैरोमीटर की रीडिंग में वृद्धि होती है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है, वायुदाब बढ़ रहा है। बैरोमीटर की रीडिंग में अगर वृद्धि होती है तो इसका मतलब है कि उस स्थान का वायुदाब बढ़ रहा है। और अगर बैरोमीटर की रीडिंग में कमी होती है तो इसका मतलब होता है कि उस स्थान के वायुदाब में कमी हो रही है। जैसे थर्मामीटर टेम्परेचर का मापन करता है। अगर थर्मामीटर की रीडिंग में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है। थर्मामीटर की रीडिंग में कमी हो रही है तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर में कमी हो रही है। उसी प्रकार से बैरोमीटर की रीडिंग में वृद्धि होना यानी वायुदाब का बढ़ना, और अगर वायुदाब बढ़ेगा तो यहाँ पर प्रेशर हाई होगा, और अगर बैरोमीटर की रीडिंग में कमी हो रही है तो यहाँ पर प्रेशर लो होगा। और हम सब जानते हैं कि जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं। हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो एक प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या होगा अगर बैरोमीटर की रीडिंग में वृद्धि हो और बैरोमीटर की रीडिंग में कमी हो। और आप देखिए कि जो हवाएं हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो अगर किसी स्थान के वायुदाब में कमी हो रही है तो इसका मतलब है कि बैरोमीटर की रीडिंग में कमी हो रही है, तो हवाएं उस स्थान पर अपने आसपास के उच्च दाब वाले क्षेत्र से उस स्थान की ओर हवाएं प्रवाहित होने लगेगी। तो यहाँ पर जो मौसम होगा वो मौसम तूफानी मौसम होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी वेदर कंडीशन होगी वो वेदर कंडीशन साइक्लोनिक वेदर कंडीशन होगी। इसी प्रकार से अगर बैरोमीटर की रीडिंग में वृद्धि हो रही है तो उस स्थान का वायुदाब बढ़ेगा और हाई प्रेशर क्रिएट होगा, और हाई प्रेशर क्रिएट होगा तो यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, बादल वगैरह यहाँ पर नहीं होंगे, और यहाँ पर जो भी वातावरणीय दशाएं होंगी उसको कहा जाएगा कि यहाँ पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन पाई जाएंगी।
एंटी साइक्लोनिक कंडीशन पाई जाएंगी। तो दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं बैरोमीटर से। पहला कि वायु दाब का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। दूसरा बैरोमीटर की रीडिंग में कमी होगी तो इसका प्रभाव क्या होगा? तो आप इसका जवाब देंगे कि यदि बैरोमीटर की रीडिंग में कमी होगी तो मौसम तूफानी होगा, हवाएं तेज गति से चलेंगी, आसमान में बादल होंगे, अर्थात वहां पर साइक्लोनिक कंडीशन होगी। और अगर बैरोमीटर की रीडिंग में वृद्धि होगी तो उस स्थान पर मौसम साफ रहेगा, आसमान साफ रहेगा और यहाँ पर जो भी वातावरणीय दशाएं होंगी वो एंटी साइक्लोनिक प्रकार की होंगी, अर्थात प्रति चक्रवाती दशा यहाँ पर होगी और चक्रवाती दशाएं यहाँ पर होगी। इतना हमने सीखने के बाद कि वायु दाब क्या होता है, गैसों के द्वारा, चूंकि गैसों में भार होता है और गैसें अपने भार के कारण जो दबाव डालती है उसको वायु दाब कहते हैं। इतना सीखने के बाद में हम एक कंक्लूजन और ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले ये सीखा था कि हमारा जो वायुमंडल है वो निचले भागों में, सघन है और जो वायुमंडल ऊपरी भागों में विरल है। निचले भागों में सघन इसलिए वायुमंडल है क्योंकि यहाँ पर गैसों के अणुओं की संख्या ज्यादा है और गैसों के अणुओं के बीच की दूरी कम है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस कम है। ऊपरी भागों में वायुमंडल विरल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गैसों के अणुओं की संख्या कम है और यहाँ पर इंटरमोलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है। यहाँ पर गैसों के अणुओं की संख्या ज्यादा है, यहाँ पर गैसों के अणुओं की संख्या कम है। तो ऊपरी भागों में वायुमंडल विरल है, निचले भागों में वायुमंडल सघन है। अगर हम इसको x कहें और इसको y कहें तो x में यानी यहाँ पर गैसों के द्वारा डाला गया भार ज्यादा होगा, यहाँ पर गैसों के द्वारा डाला गया भार कम होगा क्योंकि यहाँ पर गैसों के अणु कम है और यहाँ पर गैसों के अणु ज्यादा है। तो अब आप देखिए कि अगर हम सतह से ऊपर जाते हैं तो वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप बताएंगे कि सतह से ऊपर जाने पर वायु दाब में कमी होती है, यानी वायु पृथ्वी में सतह से ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब में कमी आती है। सतह से ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब में कमी आती है। ठीक है, सतह से ऊपर जाने पर वायु दाब में कमी आती है। तो कुछ चीजें हमने सीख ली, जैसे सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल की सघनता में कमी आती है, अर्थात विरलता में वृद्धि होती है। सतह से ऊपर की ओर जाने पर वायुमंडल हमारा स्पार्स होता जाता है, साथ ही साथ घनत्व में कमी आती है सतह से ऊपर की ओर जाने पर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सतह से ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब में भी कमी आती है। ठीक है, अगर पृथ्वी की सतह पर कुछ वायु दाब है और सतह से हम 5 किलोमीटर की ऊंचाई में हवा में जाए तो वहां पर वायु दाब सतह की तुलना में कम मिलेगा। औसत वायु दाब कितना होता है? तो आप बताएंगे कि औसत वायु दाब 1013.25 मिलीबार होता है। औसत वायु दाब 1013.25 मिलीबार होता है और ये औसत वायु दाब समुद्र की सतह है और ये औसत वायु दाब समुद्र की सतह से लिया गया है। ठीक है, समुद्र की सतह से लिया गया है। अब सपोज दैट हमारी ये पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी में कहीं कहीं पर पर्वत पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं, घाटियां पाई जाती हैं। ठीक है, और हमारी पृथ्वी में कहीं पर विशाल मात्रा में सागर और महासागर है। सपोज दैट ये जल है, ये सागरीय भाग है,
ये सागरीय भाग है, ठीक है। तो ये वाला जो सागर का ऊपरी भाग है, इसको हम कह रहे हैं सी लेवल। ये सी लेवल है, ये सी लेवल है, सी लेवल है। तो यहाँ पर जो वायु दाब है वो होगा 1025 मिलीबार, ठीक है। और यहाँ से जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे तो वायु दाब में कमी आएगी। और मान लीजिए ये माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है। हम सब जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट हमारी पृथ्वी पर सबसे उच्चतम बिंदु है। तो यहाँ पर जो वायु दाब होगा यहाँ की तुलना में कम होगा या ज्यादा होगा? तो माउंट एवरेस्ट में सी लेवल की तुलना में वायु दाब कम होगा। क्यों? क्योंकि सतह से ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब में कमी आती है। और कमी इसलिए आती है कि जितना हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाएंगे गैसों के अणुओं की संख्या में कमी होती जाएगी। फलस्वरूप गैसों के अणुओं के द्वारा डाला गया जो भार है वो कम होता चला जाएगा। और इसका जो सबसे शानदार उदाहरण है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो माउंटेनियर्स होते हैं यानी पर्वतों पर जो चढ़ाई करने वाले लोग होते हैं, अगर वो अपने साथ में ऑक्सीजन या का सिलेंडर वगैरह लेकर के ना जाएं तो एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद में उनके नाक से, उनके कान से या उनके मुंह से ब्लड आ सकता है। क्योंकि ऊपर जाने पर जो बाह्य दाब है वो तो कम होगा, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो आंतरिक दाब लग रहा है वो वही रहेगा। क्योंकि और दूसरा सवाल ये है कि अगर ये गैसें इतनी बड़ी मात्रा में हमारे ऊपर दबाव डाल रही हैं तो फिर हमको इस बात का अनुभव क्यों नहीं होता है? इसका जवाब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड बह रहा है वह ब्लड एक प्रकार का दबाव डालता है जिसे आंतरिक दाब कहते हैं। और हमारे ऊपर ये जो विशाल मात्रा में गैसें हैं ये भी एक प्रकार का दबाव डालती है जिसको बाह्य दाब कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है आंतरिक दाब, बाह्य दाब एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं। यही कारण है कि हमें गैसों के द्वारा डाले गए भार का अनुभव नहीं होता है। लेकिन अगर हम किसी एक ऐसे प्लेस पर चले जाते हैं जहां पर वायु दाब कम है तो फिर आप अगर फाउंटेन पेन आपके पास में है तो फाउंटेन पेन से इंक निकलने लगेगी, या आपके कान से ब्लड निकलने लगेगा, नाक से ब्लड निकलने लगेगा, मुंह से ब्लड निकलने लगेगा। जो 10 से 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो विमान उड़ते हैं वहां पर भी वायु दाब कम होता है। तो विमान के अंदर के वायु दाब को कृत्रिम तरीके से मेंटेन किया जाता है। अगर विमान के अंदर के वायु दाब को आर्टिफिशियल तरीके से मेंटेन ना किया जाए तो फिर वहाँ उस विमान में यात्रा करने वाले जितने भी यात्री हैं उनको काफ़ी मुसीबतों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। आगे वायुमंडल के कुछ कंपोनेंट होते हैं बेटा, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर और वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के संगठन में मुख्य रूप से इसमें गैसों को शामिल किया जाता है। गैस, दूसरा जलवाष्प और तीसरा धूलकण। गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल। गैसों को भी दो भागों में तोड़ दिया जाता है, स्थायी और अस्थायी।
स्थायी और अस्थायी। स्टेबल यानी कि वायुमंडल में कौन सी गैसें स्थायी है और वायुमंडल में कौन सी गैसें अस्थायी है। स्थायी गैसें वायुमंडल में ऐसी गैसें जिनकी मात्रा में परिवर्तन होता रहता है, उन्हें स्थायी गैसें कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। और अस्थायी वायुमंडल में ऐसी गैसें जिनकी मात्रा नहीं, वायुमंडल में ऐसी गैसें जिनकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है, सामान्य तौर पर जिनकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें स्थायी गैसें कहते हैं। और वायुमंडल में ऐसी गैसें जिनकी मात्रा में परिवर्तन होता रहता है, उन्हें अस्थायी गैसें कहते हैं। स्थायी गैसों के जो प्रमुख उदाहरण है, इसमें एक आपका नाइट्रोजन गैस हो जाएगा, दूसरा ऑक्सीजन गैस हो जाएगा, इसमें आपका आर्गन भी आ जाएगा, या जितनी भी हमारी नोबेल गैसें हैं। अस्थायी गैसों में अगर हम देखें तो अस्थायी गैसों में CO2 वगैरह अस्थायी गैसें हैं, क्योंकि CO2 की मात्रा में लगातार रूप से परिवर्तन होता रहता है। और जो जलवाष्प है, जलवाष्प स्थायी है या अस्थायी है, तो जलवाष्प भी एक प्रकार से अस्थायी है, क्योंकि तापमान के साथ साथ तापमान के घटने और बढ़ने के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में भी परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले वायुमंडल के संगठन में हम लोग गैसों को देखते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, कौन सी ज़्यादा गैस सबसे पाई जाती है, कौन सी नहीं पाई जाती है। तो गैसों में अगर हम गैसों की बात करें, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों की बात करें, और गैसों को हमने सीखा था कि इसे दो भागों में तोड़ दिया जाता है, स्टेबल और अनस्टेबल। ठीक। और तो गैसों में आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है नाइट्रोजन की। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, 78%। दूसरे नंबर पर है ऑक्सीजन, 21%। तीसरे नंबर पर है आर्गन, 0.93%। और चौथे नंबर पर है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें 0.04%। तो ये वायुमंडल की 4 बड़ी गैसें हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन 78%, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन 21%, तीसरे नंबर पर ऑर्गन 0.93% और चौथे नंबर पर CO2 0.04%। इनमें नाइट्रोजन स्टेबल है, स्थायी है। ऑक्सीजन स्टेबल है, स्थायी है। आर्गन ये किसी गैस से क्रिया नहीं करेगी, स्टेबल है, स्थायी है। लेकिन जो CO2 है वो स्थायी गैस ना होकर के अस्थायी है, क्योंकि CO2 की मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। इन चार बड़ी गैसों में आप देखिए कि जो आर्गन है वो एक अक्रिय गैस है, यानी निष्क्रिय गैस है। और आर्गन जैसे ही कुछ और अक्रिय गैस वायुमंडल में पाई जाती हैं, जैसे हीलियम, दूसरा क्रिप्टॉन, तीसरा जेनॉन। आर्गन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये अन्य अक्रिय गैसें हैं। ये सारी की सारी अक्रिय गैसें हैं जो कि वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो देखिए, अक्रिय गैसों में आर्गन सबसे ज्यादा है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि वायुमंडल में अक्रिय गैसों में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है, तब आप नाइट्रोजन को सही ना करके आर्गन को सही करेंगे। आर्गन के अलावा अन्य अक्रिय गैसों में हीलियम भी पाई जाती है, क्रिप्टॉन भी पाई जाती है, जेनॉन भी पाई जाती है। लेकिन अक्रिय गैसों में रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसको आप स्पेशली विशेष तौर से नोट के रूप में पढ़ सकते हैं कि अक्रिय गैसों में या नोबेल गैसों में
अक्रिय गैसों में रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाती। अक्रिय गैसों में रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाती। ठीक, लेकिन अगर ये सवाल पूछा जाए कि भूकंप के समय जब पृथ्वी में भूकंप आना होता है तो उस समय पर वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति दर्ज की जाती है, इसका सही जवाब होगा रेडॉन। ठीक है, तो भूकंप के समय वायुमंडल में रेडॉन की उपस्थिति दर्ज की जाती है। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सामान्य तौर पर अक्रिय गैसों में रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, लेकिन भूकंप के समय पर वायुमंडल में रेडॉन की उपस्थिति दर्ज की जाती है। और अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए कौन सी गैस, तो नाइट्रोजन है। अक्रिय गैसों में आर्गन है। ठीक है, और इसके बाद में ये भी अक्रिय गैस है। और कुछ गैसें जो वायुमंडल में पाई जाती हैं, जैसे कुछ मात्रा में वायुमंडल में हीलियम भी मिलेगी, कुछ मात्रा में वायुमंडल में मीथेन मिलेगा, मीथेन गैस मिलती है। कुछ मात्रा में वायुमंडल में ओजोन मिलती है। लेकिन इनका परसेंटेज इतना कम होता है कि उन्हें परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना मतलब कोकोई बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे वायुमंडल में जो भी पाई जाती हैं लगभग 99% गैसों में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही होता है, और बाकी 1% में इसमें ऑर्गन भी आ जाएगा, CO2 भी आ जाएगा, इसमें हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन भी आ जाएगा, इसमें मीथेन भी आ जाएगा, ओजोन भी आ जाएगा। अन्य 1% में ये सारी की सारी गैसें आ जाती हैं। ये गैसों की बात हो गई। और गैसों में अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, अगर हम इनमें से एक गैस को डिस्कस करें, तो अगर नाइट्रोजन की बात करें नाइट्रोजन तो 78% नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। और पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन एक प्रमुख है, नाइट्रोजन कंपलसरी है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन। लेकिन हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो वायुमंडल में स्वतंत्र नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजनियस कंपाउंड के रूप में दिया जाए तो फिर पेड़ पौधे जो है नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट है नाइट्रोजन साइकिल के बारे में सीखना बेटा। नाइट्रोजन चक्र कैसा है, और इसी नाइट्रोजन चक्र में दो कॉन्सेप्ट हमें और आपको सीखना है। इसमें से एक को कहा जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसमें से एक को बोला जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और दूसरा है विनाइट्रीकरण, डिनाइट्रिफिकेशन। और ये दोनों टर्म नाइट्रोजन साइकिल में हम सीखते हैं। तो चलिए समझते हैं क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड डिनाइट्रिफिकेशन। इसे ये नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन नाइट्रोजनियस कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ।
नाइट्रोजेनस कंपाउंड या नाइट्रोजनी यौगिक। और ये इन नाइट्रोजनी यौगिक में आप कह सकते हैं कि इसमें अमोनिया भी हो सकता है, इसमें नाइट्रेट भी हो सकता है, नाइट्रेट। और इस नाइट्रोजनस कंपाउंड का पुनः नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना, ये नाइट्रोजन चक्र है, ये नाइट्रोजन साइकिल है, नाइट्रोजन चक्र। तो नाइट्रोजन चक्र क्या है? नाइट्रोजन का नाइट्रोजनी यौगिकों में बदलना और इन नाइट्रोजनी यौगिकों का पुनः नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना, ये पूरा नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। अब नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी कंपाउंड में कौन करेगा? कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, जैसे इसमें राइजोबियम, जैसे इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम बैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर। इसके अलावा शैवालों में एनाबीना, क्लोस्ट्रीडियम, नोस्टाक। तो कुछ बैक्टीरिया और कुछ नील हरित शैवाल वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण के नाम से जाना जाता है। तो नाइट्रोजन से नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट होना, ये जो प्रक्रिया है इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और ये काम कौन करता है? ये काम कुछ बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल करते हैं। इनमें राइजोबियम सबसे महत्वपूर्ण है। राइजोबियम के बारे में जो है सवाल पूछा जाता है कि ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनेसी, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है लेग्यूमिनेसी कुल, जैसे फलीदार जो वृक्ष या पौधे होते हैं, फलीदार पौधे, लेग्यूमिनेसी कुल का मतलब फलीदार पौधे या वृक्ष। तो लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे और वृक्ष होते हैं, और जिसमें जो है दाल वगैरह आ जाती हैं, इसमें आपका मटर भी आ जाएगा, इसमें आपका चना भी आ जाएगा, इसमें आपका मूंग भी आ जाएगा। तो जितनी दलहन वाली फसलें होती हैं उन सब की जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को अमोनिया नाइट्रेट यानी नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया और लेग्यूमिनेसी कुल की जो पौधे होते हैं, इनके बीच आपस में सहजीवी संबंध होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब होता क्या है, आप कल्पना करिए, सोचिए कि अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन ही होता रहेगा, यानी वायुमंडल की नाइट्रोजन इन बैक्टीरिया और नील हरित शैवालों के द्वारा, ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा लगातार रूप से नाइट्रोजनी यौगिकों में कन्वर्ट होती रहेगी, तो धीरे धीरे फिर नाइट्रोजन की मात्रा में कमी होने लगेगी। जैसे आज हम नाइट्रोजन को पढ़ते हैं 78%, ठीक है, कुछ समय बाद हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन को 77%, कुछ समय बाद हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन को 75%, और एक समय तो ऐसे नाइट्रोजन खत्म हो जाएगी। लेकिन आप प्रकृति का रूल देखिए, प्रकृति की महिमा देखिए कि हम लगातार रूप से वर्षों से पढ़ रहे हैं कि हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता रहता है, परंतु वायुमंडल में नेट नाइट्रोजन की मात्रा में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं देखा जाता है। इसका कारण ये है कि इन बैक्टीरिया और नील हरित शैवालों ने जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट किया है, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता रहता है। तो नाइट्रोजनस कंपाउंड का
नाइट्रोजनस कंपाउंड का वापस नाइट्रोजन में परिवर्तित होना, इस प्रक्रिया को ही विनाइट्रीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को ही विनाइट्रीकरण यानी डिनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को ही विनाइट्रीकरण यानी डिनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। तो ये तो हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन और ये हो गया डिनाइट्रिफिकेशन। और ये जो पूरा साइकिल है, इसी साइकिल को नाइट्रोजन साइकिल के नाम से जानते हैं, जो लगातार रूप से चलता रहता है और हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। ठीक है, ये नाइट्रोजन की बात हो गई। तो वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन से जो भी सवाल बनते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें इस नाइट्रोजन साइकिल को समझना होता है। दूसरी वायुमंडल में जो हमने गैस पढ़ी है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की मात्रा 21% पाई जाती है। हम और आप सब ये जानते हैं कि ऑक्सीजन को प्राणदायिनी गैस कहा जाता है। ऑक्सीजन को प्राणदायिनी गैस कहा जाता है। सभी प्राणियों के लिए ऑक्सीजन अत्यंत आवश्यक है। ऑक्सीजन के अभाव में शायद जीवन संभव नहीं होगा। और ऑक्सीजन कैसे बनती है, हम सब आप जानते हैं कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। ग्रीन प्लांट प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं और इस फोटोसिंथेसिस की क्रिया में जल का जब ऑक्सीकरण होता है, जल का जब ऑक्सीडेशन होता है, जल का ऑक्सीकरण होता है, तो जल के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्रकाश संश्लेषण में आपसे अगर पूछा जाए कि ऑक्सीजन का उत्पादन किससे होता है, तो आप बताएंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। और हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में अमेजन के जंगलों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। और वैसे तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन हमारी पृथ्वी में समुद्री वनस्पतियों, फाइटोप्लैंक्टन, शैवाल, डायटम इत्यादि के द्वारा होता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो आप अमेजन के वन नहीं बताएंगे। अमेजन के वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, लंग्स ऑफ प्लेनेट कहते हैं, ये सही है। लेकिन ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो समुद्री वनस्पतियां होती हैं, फाइटोप्लैंक्टन, डायटम, शैवाल इत्यादि के द्वारा होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर स्थल की तुलना में जल का ही विस्तार सबसे ज़्यादा है। 71% भाग पर हमारी पृथ्वी पर जल पाया जाता है और बाकी 29% भागों पर स्थल पाया जाता है। नेक्स्ट जो गैस है वो आर्गन है। आर्गन को हमने 0.93% पढ़ा हुआ है। और आर्गन आपने सीखा है कि नोबेल गैसों में, अक्रिय गैसों में सबसे अधिक मात्रा आर्गन की होती है। चौथी वायुमंडल की सबसे बड़ी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, और जिसकी वर्तमान में मात्रा है 0.04%। कार्बन डाइऑक्साइड, जहां तक कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सवाल है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा कि यह हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली एक ऐसी गैस है जो जीवन के लिए लाभदायक भी है और जीवन के लिए हानिकारक भी है। जो जीवन के लिए लाभदायक भी है और जीवन के लिए हानिकारक भी। एकमात्र हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली ऐसी गैस जो जीवन के लिए लाभदायक भी है और जीवन के लिए हानिकारक भी है। लाभदायक इसलिए क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हम सब जानते हैं कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को ग्रहण करने के बाद में ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो आप सोचिए कि अगर वायुमंडल से एकदम से कार्बन डाइऑक्साइड को शून्य कर दिया जाएगा तो फिर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया प्रभावित होगी, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाएगी। तो बेटा
इसलिए इसलिए ये गैस हमारे लिए लाभदायक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ न कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का होना आवश्यक है। दूसरा हानिकारक इसलिए है क्योंकि वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिस गैस को प्रमुख रूप से जिम्मेदार माना जा रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हमारी पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है। जब पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बढ़ता है तो चूंकि हमारा पृथ्वी का वायुमंडल सतह से लगा हुआ है, इसलिए सतह के तापमान में भी वृद्धि होती है और सतह के तापमान में वृद्धि होने से जो हमारी पृथ्वी पर ग्लेशियर है उनके पिघलने की दर में वृद्धि हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग से कृषि कार्य प्रभावित हुए हैं। ग्लोबल वार्मिंग ने पूरी दुनिया भर में चरम मौसमी घटनाओं को जन्म दिया हुआ है। कहीं पर अत्यधिक सूखे की स्थिति हमें देखने को मिलती है, कहीं पर अत्यधिक बाढ़ देखने को मिलती है। जो तूफान है, चक्रवात है, उनकी बारंबारता में वृद्धि हो गई है। गर्मियों के दिनों में जो गर्मियों के समय में गर्मियों के दिनों की संख्या में वृद्धि हो गई है। लगातार रूप से ऐसी जगहों पर हीट वेव को ऑब्जर्व किया जा रहा है, एक्सपीरियंस किया जा रहा है जहां पर पहले कभी हीट वेव का अनुभव नहीं हुआ। ग्रीनलैंड में अब स्नोफॉल के बजाय बारिश हो रही है। तो दुनिया भर के जितने भी विद्वान हैं वो ये जितनी भी मौसमी घटना है उन सबको ग्लोबल वार्मिंग से ही जोड़ करके देखते हैं और ग्लोबल वार्मिंग में प्रमुख रूप से जो गैस जिम्मेदार है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हम अलग से एक जो है वीडियो में ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग वाला बड़ा मुद्दा है। और आप सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए कई वर्तमान में वैश्विक पहले हैं। जैसे वर्तमान में पेरिस जलवायु समझौता लागू है, एक क्योटो प्रोटोकॉल हम लोग पढ़ते हैं, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जैसी चीजें हमको पढ़ने को मिलेगी। इन सब का संबंध कहीं ना कहीं ग्लोबल जो है वार्मिंग से है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के सम्मेलनों में ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे को उठाया जाता है। और भारत ने जैसा कि आप जानते हैं वर्ष 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ जितनी मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है हम उतनी ही मात्रा में कार्बन का अवशोषण भी करेंगे। तो वायुमंडल में जो है ये प्रमुख रूप से गैसें हैं और इन गैसों से संबंधित जो भी मुद्दे हैं हम आगे उनको जो है धीरे धीरे वीडियो में कवर करते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।